हेलो एवरीवन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देख रहे थे, जिसमें से हमने कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यू टॉपिक्स के साथ में देखे हैं। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स के एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसी क्रम में हम आगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि पदार्थों के गुण, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसका टॉपिक उठाते हैं, प्रेशर यानी कि दाब, और उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये जो हैं, ये केवल एमसीक्यू के तौर पे ही नहीं, आप न्यूमेरिकल्स के तौर पे भी इन्हें काम में ले सकते हैं, या कहा जाए कि आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन मिल जाते हैं, न्यूमेरिकल में या सिंपल क्वेश्चन में हमें ऑप्शंस नहीं मिलते। तो एमसीक्यू के हिसाब से भी हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, वो जरूरी नहीं कि एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में ही आए। वो हमारे पास 1 नंबर के क्वेश्चन, या फिर आधे नंबर के क्वेश्चन, या फिर न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आ सकते हैं, चाहे वो थ्योरी का हो या न्यूमेरिकल का हो। तो हमें इन क्वेश्चंस की सहायता से उस कॉन्सेप्ट को समझना है। ये क्वेश्चन बस एक प्रैक्टिस के लिए है हमारे लिए। ये आज के जो क्वेश्चंस हैं, ये मैंने mcqlearn.com वेबसाइट से लिए हैं। इनके सॉल्यूशन अपने लेवल पे हम देखते हैं कि इनके सॉल्यूशन कैसे होंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद, यानी कि किसी भी द्रव का जो दाब है वो किस तरीके से बढ़ता है या किस भौतिक राशि के साथ में बढ़ता है। तो देखिए, आपने हमेशा महसूस किया होगा कि जैसे हमारे पानी की टंकी होती है, उसमें जो नल का पाइप है, वो हमेशा सबसे नीचे की साइड लगाया जाता है। उसके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये है कि जो टैंक है हमारा या टंकी है, उसके तल तक का पानी हम यूटिलाइज कर सके। दूसरा रीजन ये होता है कि जितना पानी का अमाउंट या जितनी पानी की गहराई ज्यादा होगी, उतना ही उस पर दाब ज्यादा लगता है, जिस वजह से पानी प्रेशर के साथ फ्लो होता है। यानी आप देखिए कि किसी भी वस्तु पर जैसे जैसे लिक्विड की डेप्थ बढ़ती जाएगी, यानी कि गहराई बढ़ती जाएगी, आप लिक्विड में सतह से गहराई तक जाते जाएंगे, वैसे वैसे उसके ऊपर दाब बढ़ता जाता है। कारण क्या होता है? देखिए, दाब किस वजह से लगता है लिक्विड पर? उसके जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ फोर्स लगाते हैं, और एक दूसरे पर बल की वजह से उस पे दाब भी लगता है। अब देखिए, जो ऊपर के अणु हैं, उन पर केवल उनके आसपास के अणु बल लगाते हैं, जबकि जो जैसे जैसे आप नीचे नीचे जाते जाएंगे, उन अणुओं पर, यानी कि नीचे वाले जो अणु हैं, उन पर जो प्रेशर पड़ रहा है, वो ऊपर के सभी अणुओं के कारण पड़ेगा। इसी तरीके से आप और नीचे जाएंगे तो इसके ऊपर के जितने भी अणु हैं, उन सब का प्रेशर आपके उस लेवल पर पड़ेगा, और जो सबसे नीचे का लेवल है, उस पर जितना भी आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब का प्रेशर लगता है। इसलिए हम ये देख सकते हैं कि गहराई में जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, या फिर जैसे जैसे गहराई का मान बढ़ता है, वैसे वैसे दाब का अमाउंट भी बढ़ता जाता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा डेप्थ, यानी कि गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज, यानी कि समुद्र तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो देखिए, हमने दाब के कुछ प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब भी एक दाब पढ़ा था, इसके साथ ही गेज प्रेशर भी पढ़ा था, और भी एक दो नाम जो आपके सिलेबस में दिए हुए थे, एक दो टाइप्स जो थे वो हमने देखे थे। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो समुद्र तल है, उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है। तो देखिए, सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो कांस्टेंट माना जाता है, या फिर उसकी एक नियत मान ली जाती है, जिससे आप कहते हैं एक वायुमंडलीय दाब, और एक वायुमंडलीय दाब के अंदर 1.013 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल प्रेशर
होता है। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सी लेवल पर ऑप्शन सी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 1 mmHg इज इक्वल टू, यानी कि 1 मिलीमीटर मरकरी जो है वो किसके बराबर होगी। तो देखिए, आंसर सॉल्व करने से पहले या इसकी वैल्यू देखने से पहले हम ये देखते हैं कि जैसे आप दाब को नापते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में या पास्कल में, इसी टाइप से एक स्केल और ली जाती है 1 mmHg। कहीं भी आपको न्यूमेरिकल में या क्वेश्चन में दाब का मान इस मात्रक में भी दिया जा सकता है। तो आपको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए चाहिए होगा कि ये जो mmHg में जो मात्रक में आपको मान दिया गया है उससे आप अपने सामान्य मात्रक यानी कि MKS या CGS पद्धति में कन्वर्ट करें पहले, सॉल्व करने से पहले। अब ये कन्वर्ट कैसे करना है, ये देखने के लिए मैंने इस न्यूमेरिकल को चूज किया है कि आपको mmHg का भी पता चल जाए कि ऐसी भी कोई चीज होती है और इनका कन्वर्जन कैसे होता है, या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसको कैसे कन्वर्ट करना है अपनी डिजायर्ड पद्धति में, MKS, CGS, FPS या SI सिस्टम जिसमें भी आप यूज कर रहे हैं उसमें इसे कन्वर्ट कैसे करना है। देखिए, mmHg यानी कि कहा जाता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है ये दाब का ही एक मात्रक होता है, जिसे हम कैसे डिफाइन करते थे कि कोई भी स्तंभ ले लीजिए, यानी कि कोई भी ट्यूब है जिसके अंदर मरकरी डाली हुई है आपने, और अगर उस मरकरी की ऊंचाई 1 मिलीमीटर है, यानी कि कहने का मतलब किसी भी ट्यूब में 1 मिलीमीटर ऊंचाई तक आपने मरकरी डाली हुई है, तो वो मरकरी जितना दाब लगाती है, या ये कहा जाए कि 1 मिलीमीटर ऊंचाई की मरकरी के द्वारा, पारे के द्वारा जितना दाब लगाया जाता है उसे mmHg कहा जाता है। इस mmHg का जो मान है वो 133.32 पास्कल के बराबर होता है। आपको यहाँ क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं दिया गया है 133.32। यहाँ क्वेश्चन में देखिए इसके नियर अबाउट आंसर दिया है आपको 133.29 एटमॉस्फेयर। तो अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन सी टिक कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि वैल्यू 133.32 के आसपास होती है। अब ये 133.32 कहाँ से आया, देखिए आपको मरकरी की हाइट कितनी दी हुई है, 1 मिलीमीटर। जैसा मैंने आपको लेक्चर्स के टाइम बताया था, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसको आपको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, या फिर ये कहा जाए जितनी भौतिक राशियां दी हुई हैं उनको सबको एक मात्रक पद्धति में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो H का मान आपको दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, जिसे मैंने MKS सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि 10⁻³ मीटर। G का मान है हमारा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रो यानी कि मरकरी या पारे का जो घनत्व होता है वो होता है 13.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे भी मैंने किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में परिवर्तित कर लिया, यानी कि MKS सिस्टम में या कहूं SI सिस्टम में परिवर्तित कर लिया। H को भी G का मान ऑलरेडी MKS में लिया है और रो को भी मैंने SI सिस्टम में चेंज कर लिया। अब देखिए, अगर कोई वस्तु जिसका घनत्व रो है और उसकी ऊंचाई h है, कोई लिक्विड जिसका घनत्व रो है, ऊंचाई उसकी h है और उस पर गुरुत्वीय त्वरण g लग रहा है, तो उस लिक्विड के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसका मान होता है रो एच जी। आपको कुछ किताबों में रो की जगह डी भी लिखा हुआ मिलेगा। डी फॉर भी डेंसिटी होता है और यहाँ रो का मतलब भी डेंसिटी है, यानी कि घनत्व। तो P जो है वो आपको मिलता है H इंटू जी इंटू डी, या फिर रो कहे। सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद करना है कि कोई भी लिक्विड है अगर उसकी ऊंचाई h है, यानी कि वो h ऊंचाई तक भरा हुआ है किसी भी स्तंभ में, तो उसके द्वारा जो लगाया गया दाब होगा वो रो डी जी
या कहें सॉरी रो एच जी के बराबर होगा, या कुछ किताबों में आपको एच डी जी लिखा हुआ मिलेगा। अब आपको एच का मान दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, लिखा हुआ है 1 मिलीमीटर एच जी, यानी कि उसकी हाइट कितनी है स्तंभ में 1 मिलीमीटर है। एच का मान पुटअप कर दीजिए। जिस भी लिक्विड को आपको हाइट दी हुई होगी उसका घनत्व आपको पता होना चाहिए, या फिर जनरली पारे के लिए ही यूज करते हैं, तो पारे का तो आपको याद करना है, बाकी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिल जाएगा कि इसका घनत्व इतना होता है। मोस्ट प्रोबेबली पारे का घनत्व भी वो दे के रखेगा, लेकिन अगर ये एक स्टैंडर्ड की तरह यूज किया जाता है, इसलिए हो सकता है कि क्वेश्चन में रो का मान नहीं दिया हुआ हो, तो ये पारे के लिए आपको घनत्व का मान याद होना चाहिए। तो H इंटू रो का मान रख दीजिए और G का मान रख दीजिए। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है 133.32 पास्कल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, A girl of mass 40 kg wears heels with an area of 1 centimeter square in contact with the ground. The pressure on the ground is, और आगे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लड़की है जिसका द्रव्यमान है 40 किलोग्राम। ये लड़की हील्स पहनती है, यानी कि पैरों में जो सैंडल पहन रही है उसकी जो हील्स हैं उसका एरिया हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हमसे कहता है कि ये जो हील्स के थ्रू ग्राउंड पर जो प्रेशर पड़ेगा उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमें देखना है प्रेशर कितना होगा, द्रव्यमान हमें दिया हुआ है और क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। दाब होता है हमारा बल बटे क्षेत्रफल, ये हम जानते हैं। अब हमारे पास एरिया की वैल्यू तो है लेकिन बल की वैल्यू नहीं है, तो फोर्स कितना होगा हम ये जानते हैं कि अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसके द्वारा जो लगाया गया बल होता है वो उसके भार के बराबर होता है, और भार का मान होता है m इंटू जी के बराबर। यानी द्रव्यमान m है वो हमें 40 किलोग्राम दिया हुआ है, एरिया A हमें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसे हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। G का मान हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। देखिए G की वैल्यू वैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन गुणा करने में आसानी हो इसलिए सरलता के लिए हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ले लेते हैं। 9.8 से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर यानी कि एग्जैक्ट आंसर तो वही होगा जो हम 9.8 से कैलकुलेट करते हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे कई बार 10 ले लेते हैं। तो अगर आप 9.8 से कैलकुलेट करते हैं तो भी आपका आंसर सही है। पर क्योंकि यहाँ पर MCQs हैं यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी ऑप्शन में, फिर कुछ कंफ्यूजन ना हो इसलिए 10 से भी निकाल के देख लीजिएगा। अगर न्यूमेरिकल सिंपल आता है यानी कि बिना ऑप्शंस के आता है तो आप 9.8 से निकालिए या 10 से निकालिए, जो आपको इजी लगे उससे आप निकाल सकते हैं। तो बल F का मान हमें मिलता है m इंटू जी के बराबर। m का मान 40 दिया गया है, g का मान 10 है, तो यानी कि F जो है उसका मान कितना हुआ 400 न्यूटन। अब यहाँ से हम P निकाल सकते हैं, F का मान हमारे पास है और A का मान भी हमारे पास है। दाब भी होता है F अपॉन A, तो F का मान रख दीजिए और एरिया का मान रख दीजिए। कैलकुलेशन करने पर जो आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिया हुआ है given that both liquid A and liquid B exert the same amount of pressure, what would be the height of column of liquid A if the density of liquid A is twice the density of liquid B and the height of column of liquid B is 10 centimeter। यानी हमें क्या दिया गया क्वेश्चन में कि दो लिक्विड्स हैं A और B,
ये दोनों लिक्विड सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, यानी कि दोनों लिक्विड जो है वो समान दाब लगाते हैं। फिर कहता है कि लिक्विड ए जिस स्तंभ में डाला गया है उसकी हाइट कितनी होगी, यानी कि ये चीज हमें बतानी है। कंडीशंस क्या दी हुई है, लिक्विड ए का जो घनत्व है वो लिक्विड बी के घनत्व का डबल है और लिक्विड बी की जो हाइट है कॉलम में वो है 10 सेंटीमीटर। तो जैसे हमने वो MMHG वाला क्वेश्चन किया था उसमें देखा था कि अगर किसी लिक्विड की हाइट h है, उसका घनत्व रो है, तो उसके द्वारा लगाया गया दाब क्या होगा, रो एच जी के बराबर होगा। अब लिक्विड B है तो उसे हम लिख देंगे रो बी एच बी जी, और A के लिए लिख देंगे रो ए एच ए जी। अब जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं और उसे SI सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एच बी का मान हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच ए का मान हमें निकालना है और दिया गया है रो ए का मान जो है वो 2 इंटू रो बी के बराबर होता है। अब अगली चीज हमें दी हुई है, अगली कंडीशन क्या है, पी ए का मान पी बी के बराबर होता है, इसलिए एच ए रो ए जी का मान जो है वो एच बी रो बी जी के बराबर होगा। यहां से हमें एच ए का मान मिलता है एच बी रो बी अपॉन रो ए। अब देखिए एच बी रो बी अपॉन रो ए, यहां पर हमें एक टर्म मिल रही है रो बी अपॉन रो ए। हमारे पास रो ए और रो बी के मान नहीं है, लेकिन रो बी अपॉन रो ए का मान हम निकाल सकते हैं। कहां से, रो ए बराबर है हमारा 2 इंटू रो बी, इसलिए रो बी अपॉन रो ए का मान कितना हो जाएगा 1/2। यहां से रो बी अपॉन रो ए का मान 1/2 रख देंगे तो एच ए की वैल्यू हमें मिलती है 0.5 मीटर, सॉरी 0.05 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। यानी हमारे दिए गए क्वेश्चन में लिक्विड ए की जो हाइट है कॉलम में वो होगी 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, we may feel internal injury or altitude sickness at higher or lower altitudes than sea level because, यानी कि जैसे जैसे हम समुद्र की सतह से ऊंचाई पर जाते हैं या फिर नीचे के एल्टीट्यूड्स पर यानी नीचे के अक्षांशों पर जाते हैं तो हमें इंटरनल इंजरी या फिर अक्षांशीय सिकनेस हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि या तो हमारी इंटरनल बॉडी में कुछ इंजरी हो जाती है कई बार, या फिर हम असहज महसूस करते हैं यानी कि कंफर्टेबल फील नहीं करते। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए होता क्या है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाते हैं प्रेशर का मान चेंज होता जाता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम नीचे के अक्षांशों की तरफ जाते हैं तब भी प्रेशर का मान चेंज होता है। हमारी बॉडी जो है वो इस प्रेशर के चेंज को इतना इजीली डील नहीं कर पाती, यानी कि उसके साथ में धीरे धीरे एडजस्ट होती है। तो कई बार क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप बहुत ज्यादा हो तो हमारी बॉडी एकदम से उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती और हमें कुछ इंजरी या फिर असहजता महसूस होती है। तो ऑप्शन सही जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन बी। हमारी जो बॉडी है वो प्रेशर को स्लोली एडजस्ट करती है, यानी कि धीरे धीरे एडजस्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया एक्सर्ट्स, यानी कि किसी छोटे क्षेत्रफल पर अगर बल लग रहा है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए हमें पता है P बराबर क्या होता है F अपॉन A। अगर क्षेत्रफल का मान छोटा है मतलब क्षेत्रफल का मान कम है, इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें हर जो है डिनोमिनेटर जो है उसका मान कम है। डिनोमिनेटर कम होने के कारण हमारे दाब का मान ज्यादा होगा, या ये कहा जाए कि इस सूत्र में P का मान जो है वो A के व्युत्क्रमानुपाती है, ये हमें दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर A का मान कम है तो P का मान ज्यादा होगा,
ए का मान ज्यादा है तो पी का मान कम होगा। तो स्मॉलर एरिया है यानी ए का मान छोटा है इसका मतलब पी का मान बड़ा होगा, यानी कि सही आंसर होगा हमारा मोर प्रेशर। अगर एरिया का मान छोटा है तो दाब का मान ज्यादा होगा। थैंक यू सो मच।